आज की बातचीत एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी सी विरोधाभासी कहानी से शुरू करते हैं। क्या नाम? रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी। उनके दो पिता थे। हम्म एक उनके अपने पिता जो पीएचडी थे, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा तंगी में ही रहे। और रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। हाँ, गरीब पिता। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वो थे रिच डैड। एक ही लड़का और दो पिताओं से मिली दो एकदम अलग सोच। बिल्कुल। और यही जो फर्क है ना, इसी से आज की हमारी पूरी बातचीत निकलेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अमीर या गरीब होने की नहीं है। ये असल में पैसे को लेकर हमारी सोच की, हमारी मानसिकता की कहानी है। अच्छा। कि कैसे दो अलग अलग नजरिए किसी की पूरी वित्तीय जिंदगी को बदल सकते हैं। आज हम इसी किताब के सबसे जरूरी सबकों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इन सबकों को रटने की बजाय उनकी आत्मा को समझें। जैसे ये क्या बात हुई कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, या फिर हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है भी या नहीं। चलिए इसी पहले और सबसे अजीब लगने वाले सबक से ही शुरू करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा। इसे समझने के लिए मुझे वो गधे वाली कहानी याद आती है, जिसके मालिक ने उसके आगे एक डंडी पर गाजर लटका रखी है। हाँ। गधा उस गाजर को पाने के लिए चलता रहता है, लेकिन वो गाजर हमेशा उसकी पहुंच से जरा सी दूर रहती है। क्या ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसी पेचेक वाली गाजर के पीछे नहीं भाग रही? रिच डैड ने इसी को रैट रेस का नाम दिया है। चूहा दौड़। बिल्कुल। ये एक ऐसा जाल है जो असल में दो चीजों से बुना गया है, डर और लालच। डर और लालच कैसे? देखिए, पहले आता है डर। हाँ। नौकरी छूटने का डर, बिल न चुका पाने का डर। ये डर ही है जो हमें सुबह उठाकर काम पर भेजता है। सही बात। और फिर जब तनख्वाह हाथ में आती है तो जागता है लालच। हाँ, एक नई कार, शायद एक बड़ा घर, अच्छी छुट्टियां। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा हमारी समस्याएं सुलझा देगा, लेकिन होता ये है कि कमाई बढ़ती है तो खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। और हम उसी चूहे दौड़ में और तेजी से भागने लगते हैं। एग्जैक्टली। इसका एक बड़ा कमाल का उदाहरण भी है ना, जब रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को अपने एक स्टोर में काम पर लगा दिया और था। वो भी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर। कुछ हफ्तों बाद जब रॉबर्ट ने शिकायत की तो रिच डैड ने उनकी तनख्वाह शून्य कर दी। सोचिए। और कहा, अब बिना पैसे के काम करो और अपनी आंखें खुली रखो। ये तो और भी अजीब था। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि असली सबक यहीं से शुरू हुआ। जब पैसे की चिंता दिमाग से हटी ना, तो उनका दिमाग मौके ढूंढने लगा। अच्छा, क्या मौका मिला उन्हें? उन्होंने देखा कि स्टोर की जो क्लर्क थी वो कॉमिक्स के कवर का ऊपरी हिस्सा फाड़कर फेंक देती थी। उन्होंने उन पुरानी कॉमिक्स को मुफ्त में ले लिया। फिर अपने घर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोली और बच्चों को 10 सेंट में 2 घंटे के लिए जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ने देते थे। वाह। मतलब उन्होंने काम करना बंद नहीं किया, बल्कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव था। सही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा, जबकि रॉबर्ट ने सोचना सीखा कि पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे बना सकता है। और उन्होंने तो काम पर किसी और को भी रख लिया था ना? हाँ, माइक की छोटी बहन को। उसे हफ्ते का $1 देते थे। अब वे स्कूल में होते थे और उनकी वो छोटी सी लाइब्रेरी उनके लिए पैसा कमा रही होती थी। यही असली सबक है, रैट रेस से बाहर निकलने का पहला कदम। तो असली खेल मानसिकता का है, लेकिन ये मानसिकता ये समझ आएगी कहाँ से? मुझे लगता है यहीं पर दूसरा सबक काम आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। हाँ, सोर्स में एक बड़ी चौंकाने वाली कहानी है। 1923 में शिकागो के एक होटल में दुनिया के कुछ सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन मिले थे। लेकिन 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर या तो दिवालिया हो गए, या जेल में थे, या खुदकुशी कर चुके थे। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है और ये साफ बताती है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना और उसे बढ़ाना वो एक अलग ही हुनर है। इसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। सोर्स में एक शानदार उपमा दी गई है। कौन सी? अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। सही बात है। लेकिन ज्यादातर लोग 6 इंच की कंक्रीट की पट्टिया पर ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करते हैं। हमारी स्कूलिंग हमें नौकरी के लिए तो तैयार करती है,
पर एक मजबूत वित्तीय नींव बनाना नहीं सिखाती। तो अगर वित्तीय साक्षरता एक मजबूत नींव बनाने जैसा है, तो उस नींव का सबसे पहला और जरूरी पत्थर क्या है? अच्छा सवाल है। शायद यही कि हम पहचान सकें कि हम ईंटें जोड़ रहे हैं या बस गड्ढा और गहरा खोद रहे हैं। और यहीं पर तीसरा सबक आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। रिच डैड का एक बहुत ही कह सकते हैं सिंपल सा सिद्धांत था, KISS। यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड। बिल्कुल। उन्होंने सिखाया कि अगर अमीर बनना है तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एसेट्स खरीदने में लगा दो। और फर्क बहुत आसान है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। इसे कैश फ्लो मतलब पैसे के बहाव से समझा जा सकता है ना। जैसे गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है? बहुत सीधा। पैसा नौकरी से आता है और सीधे खर्चों में चला जाता है। किराया, खाना, टैक्स, महीना खत्म, पैसा खत्म। और मिडिल क्लास का? अब मिडिल क्लास को देखें, पैसा नौकरी से आता है और वो लायबिलिटीज खरीदने में चला जाता है। जैसे घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। उनकी बैलेंस शीट पर लायबिलिटीज का कॉलम बहुत बड़ा होता है, लेकिन एसेट्स का कॉलम लगभग खाली। लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास लोग तो यही मानते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है। क्या ये सोच पूरी तरह से गलत है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, रिच डैड के मुताबिक आपका वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। लायबिलिटी? क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, बल्कि हर महीने मॉर्टगेज, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है। ये बात तो सही है। हाँ, अगर आपने एक घर खरीदकर उसे किराए पर दे दिया और उस किराए से लोन की किश्त और सारे खर्चे निकालकर भी आपकी जेब में पैसा बच रहा है, तब वही घर आपका एसेट बन जाता है। फर्क नीयत और कैश फ्लो का है। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली कार लोन पर ली थी तो मैं कितना खुश था। मुझे लगा मैंने एक एसेट खरीदा। लेकिन जब हर महीने EMI, पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्च जुड़ा, तब समझ आया कि वो कार असल में मेरी जेब से पैसा निकाल रही थी, डाल नहीं रही थी। बिल्कुल यही बात है। अब अमीरों का कैश फ्लो देखिए। वे अपनी कमाई से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं। जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, स्टॉक्स यानी कंपनियों में हिस्सेदारी, बॉन्ड्स या ऐसा बिजनेस जिसमें उन्हें खुद काम न करना पड़े। अच्छा। फिर इन एसेट से जो पैसा आता है उससे वे अपने खर्चे चलाते हैं और जो पैसा बचता है उसे वापस नए एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं। मतलब उनका पैसा उनके लिए और पैसा कमाता है, वो रैट रेस में नहीं भागते। सही पकड़ा। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग अपनी नौकरी पर तो ध्यान देते हैं लेकिन अपने असली बिजनेस पर नहीं। और शायद यही चौथा सबक है, अपने काम से काम रखें। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने एक बार MBA स्टूडेंट से पूछा था, क्या आप जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? सबने कहा होगा हैमबर्गर बेचने के। बिल्कुल, सब हंस पड़े। फिर रे क्रॉक बोले, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। मतलब ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब ये कि आपका प्रोफेशन जो आप रोज करते हैं वो आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। अच्छा। एक बैंकर होना आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका बिजनेस वो स्टॉक्स या प्रॉपर्टीज हैं जो आप खरीद रहे हैं। रे क्रॉक जानते थे कि मैकडॉनल्ड्स के हर फ्रेंचाइजी की सबसे कीमती चीज बर्गर नहीं बल्कि वो जमीन है जिस पर वो रेस्टोरेंट बना है। वाह, तो नौकरी आपके बिल चुका सकती है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो, बल्कि नौकरी करते रहो, लेकिन अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा लगातार उन चीजों में लगाओ जो आपकी जेब में पैसा डालें। और खास तौर पे लग्जरी आइटम जैसे महंगी कार या घड़ी, वो तब तक मत खरीदो जब तक आपके एसेट्स से इतनी कमाई न होने लगे कि वो खुद उन चीजों का खर्च उठा सके। जमीन आसमान का फर्क है। मिडिल क्लास तनख्वाह से लोन लेकर कार खरीदता है और अमीर अपने एसेट्स से हुई कमाई से कार खरीदता है। एक आपको और गरीब बनाता है, दूसरा आपकी अमीरी का सिर्फ एक नतीजा होता है। अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देना तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि वो एसेट आएंगे कहां से, खासकर जब आपके पास ज्यादा पैसा ना हो। मुझे लगता है ये हमें पांचवें और शायद सबसे मुश्किल सबक की तरफ ले जाता है, जो कहता है कि अमीर सिर्फ पैसा कमाते नहीं, वे पैसा बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं। ये सबसे जरूरी सबकों में से एक है। देखिए, दुनिया मौकों से भरी हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे की सुरक्षा और एक सेफ तरीके से काम करने की आदत होती है।
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का पेटेंट कराया तो उन्होंने उसे वेस्टर्न यूनियन को $1 लाख में बेचने की पेशकश की थी। और वेस्टर्न यूनियन ने मना कर दिया था। हाँ, ये कहकर कि ये एक महंगा खिलौना है, बाकी सब तो इतिहास है। तो पैसा बनाने का मतलब है मौके को पहचानना और बनाना दोनों। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी का होना नहीं है, इसमें हिम्मत, साहस और रचनात्मकता भी शामिल है। मतलब दिमाग ही सबसे बड़ा एसेट है। बिल्कुल, यही आपको अरबपति बना सकता है और यही आपको कर्ज में डुबो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। 1990 के दशक में फीनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। हाँ, लोग घबराकर अपने प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच रहे थे। तब रॉबर्ट ने एक घर देखा जिसकी कीमत थी $75,000, लेकिन मालिक उसे सिर्फ $20,000 में बेच रहा था। हाँ, और रॉबर्ट ने $2,000 का डाउन पेमेंट देकर उस घर को खरीद लिया, जिसके लिए पैसा भी उन्होंने एक दोस्त से उधार लिया था। एग्जैक्टली। अब उनके पास $18,000 का लोन था। एक मिनट, यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब उनके पास खुद का पैसा तो था ही नहीं, तो उन्होंने $40,000 से ज्यादा का एसेट बना कैसे लिया? यहीं पर दिमाग का इस्तेमाल आता है। घर खरीदने के तुरंत बाद उन्होंने एक विज्ञापन दिया। क्या विज्ञापन? $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में, और वो भी सिर्फ $2,500 की डाउन पेमेंट के साथ। खरीदारों की लाइन लग गई? हाँ, अच्छा। एक खरीदार मिला जिसने $2,500 का डाउन पेमेंट दिया। ये $2,500 रॉबर्ट ने अपने दोस्त को लौटा दिए जिससे उसने $2,000 उधार लिए थे। मतलब दोस्त का कर्ज भी खत्म और $500 का मुनाफा भी जेब में। बिल्कुल। अब खरीदार ने बाकी रकम के लिए बैंक से लोन लिया। बैंक ने सीधे रॉबर्ट के $18,000 का लोन चुका दिया। ठीक है। अब 60,000 में से 18,000 चुक गए, बाकी बचे $42,000। ये $42,000 उस खरीदार के लिए एक लोन बन गया जिसे वो हर महीने ब्याज के साथ रॉबर्ट को चुकाता। मतलब ये $42,000 का प्रॉमिसरी नोट रॉबर्ट के असेट कॉलम में आ गया। हाँ, सिर्फ कुछ घंटों में बिना अपनी जेब से $1 लगाए उन्होंने $42,000 का एक एसेट इन्वेंट कर लिया जो उन्हें हर महीने पैसा कमा कर दे रहा था। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब ये है कि पैसा बनाने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, यही एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की पहचान है। उनमें 3 खास स्किल्स होती हैं। पहला, ऐसे मौके ढूंढना जो दूसरे नहीं देख पाते। दूसरा पैसा जुटाना, और तीसरा अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को साथ लेके काम करना। ये स्किल्स की बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो एक ही स्किल में माहिर होने के लिए काम करते हैं ताकि सैलरी बढ़े। लेकिन लगता है छठा और आखिरी सबक कुछ और ही कहता है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। हाँ, और ये मिडिल क्लास और अमीर सोच के बीच एक और बड़ा फर्क है। सोर्स में एक पत्रकार की कहानी है जो रॉबर्ट का इंटरव्यू ले रही थी। अच्छा। रॉबर्ट ने उसकी तारीफ की और उसे सेल्स सीखने की क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी। और उस पत्रकार ने क्या कहा? वो नाराज हो गई। उसे लगा कि एक बेस्ट सेलर लेखिका को सेल्स जैसा छोटा काम सीखने की क्या जरूरत है। और यही वो सोच है जो कई टैलेंटेड लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। बिल्कुल, दुनिया ऐसे प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो गरीब है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक स्किल है और वो उसे बेचना नहीं जानते। रॉबर्ट ने तो खुद इस पर अमल किया है। उनके पास अच्छी डिग्री थी, पर उन्होंने मरीन कॉर्प्स ज्वाइन की ताकि वो लीडरशिप सीख सकें, लोगों को मैनेज करना सीख सकें। फिर वो बहुत शर्मीले थे, लेकिन उन्होंने ज़ेरॉक्स कंपनी में सेल्स की नौकरी की ताकि वे अपनी शर्म पर काबू पा सकें। हाँ, और बेचना सीख सकें। उन्होंने यह सब ज्यादा पैसे के लिए नहीं किया, बल्कि नई स्किल्स सीखने के लिए किया। बिल्कुल। पुअर डैड हमेशा नौकरी की सुरक्षा पर जोर देते थे, जबकि रिच डैड हमेशा सीखने पर। असल दुनिया में दौलत किसी एक विषय में बहुत ज्यादा जानने से नहीं, बल्कि अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सेल्स और कानून जैसी कई स्किल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से आती है। इन सभी स्किल्स का कॉम्बिनेशन ही आपको अमीर बनाता है। एग्जैक्टली। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि वित्तीय आजादी इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, और इस बात पर ज्यादा कि पैसे को लेकर आपकी समझ क्या है, आपकी मानसिकता कैसी है, और क्या आप डर को हराकर एसेट्स बनाने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। ये पैसे को अपना गुलाम बनाने की कला है, न कि खुद पैसे का गुलाम बनने की। हर एक रुपया आपके लिए एक कर्मचारी की तरह काम कर सकता है जो कभी सोता नहीं और आपके लिए और पैसा कमा कर लाता है। बस उसे सही काम पर लगाना आना चाहिए। इस सारी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें एक सुरक्षित नौकरी पाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार करती है, पर
क्या ये अनजाने में हमें उस वित्तीय रचनात्मकता और जोखिम लेने की हिम्मत से दूर कर देती है जिसकी जरूरत अमीर बनने के लिए होती है?